सपोर्ट की सिंकिंग समझना आ गया। चला अगर आपका फिक्स सपोर्ट सिंक करेगा तो एक्शन जो मतलब फोर्स लगा था आपका 12 बाय डेल्टा अपॉन एल क्यूब, और अगर आपका जो रेजिस्टेंस डेवलप हुआ वो मोमेंट आपका 6 बाय डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, अगर आपका हिंज वाला एंड अगर आपका सिंक कर रहा है तो उस केस में आपका 3 बाय डेल्टा अपॉन एल क्यूब आपका एक्शन और रिएक्शन 3 बाय डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, मोमेंट की वैल्यू अगर नॉर्मली देखोगे तो पीएल और पीएल/2, पीएल/2 किसमें था फिक्स वाले में और पीएल दूसरे वाले में। ठीक है, तो चीज आपको ध्यान रखनी है चीजें। अभी इनकी बेस पे जो क्वेश्चंस करेंगे तो इनका यूज होगा, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ये चीजें पता, अगर आपको आती है ये चीजें तो आप इजीली क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके लिए एक नोट लिखिएगा, इसी पॉइंट के नीचे नोट लिखिएगा। मैंने आपको बताया था कि स्वे एंड सिंकिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अगर कोई सपोर्ट आपका हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है उसको हम लोग स्वे बोलते हैं, अगर कोई आपका वर्टिकली मूव कर रहा है तो उसको बोलते हैं सिंकिंग। ठीक है, इसी पॉइंट को लिखिएगा आप लोग यहां पे। If a joint moves vertically, if a joint moves vertically, if a joint moves vertically, then it is called sinking. Then it is called sinking. If it moves horizontally, if it is moves horizontally, it is called sway. It is called sway. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपका सेम है स्वे और सिंकिंग के केस में, दोनों में कॉन्सेप्ट में चेंजेस नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप स्वे का केस बनाओ और उसमें अगर आप रिजल्ट लिखना चाहो तो रिजल्ट्स आपके सेम ही निकल के आएंगे जो आपके कल लिखे हैं, उसमें आपके चेंजेस कुछ नहीं आ रहे। जैसे स्वे का केस आपका हम लोग बता रहे थे, देखिए दोनों केस में स्वे के रिजल्ट हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं, आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, स्वे अगर स्वे का केस है तो सेम दोनों एंड फिक्स और फिक्स सपोर्ट आपका स्वे करता है, कंसीडर पहला वाला केस। लेट्स कंसीडर ये आपका बी सपोर्ट आपका स्वे कर, बी सपोर्ट स्वे करेगा तो इसका मतलब जब डिप्रेशन प्रोफाइल इसके आप बनाओगे तो ऑब्वियसली बात है ये एंड पे आपका स्लोप 0, स्लोप आएगा और एंड पे जाते हुए स्लोप आपका अगेन 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपका स्लोप 0, फिक्स एंड स्लोप 0, तो ये आपका सपोर्ट ऑफ लेट्स कंसीडर यहाँ पहुंच गया, दैट इज बी, नाउ लोकेशन ऑफ बी इज हियर। ठीक है, सो इन दैट केस सबसे पहला तो जो एक्शन लगा है इसको खींचने में, यानी ये स्वे होने में जो एक्शन यहाँ पे जनरेट हुआ है दैट इज कॉल्ड द पी ओनली। ठीक है, और इस केस में डेल्टा आपका यहाँ पे ये है, ये आपका डेल्टा है इस केस में। ठीक है, दैट इज द डेल्टा, और जो एक्शन आपका यहाँ पे जनरेट हुआ है दैट एक्शन विल बी, एक्शन P विल बी कितना होगा 12 EI डेल्टा अपॉन L। सेम कांसेप्ट है आपका। ठीक है, कॉन्सेप्ट में चेंजेस नहीं आने वाले, जो आपने कल कॉन्सेप्ट पढ़ा वही कॉन्सेप्ट आपको आती है समझ। ठीक है, इसके बाद आप देखिए P एक्शन आया तो इसका मतलब कुछ ना कुछ रिएक्शन यहाँ पे भी जाएगा P का, तो ये P आपका रिएक्शन में अपोजिट ट्रांसफर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये P जब ट्रांसफर होगा तो दैट P विल बी 12 EI डेल्टा 12 बाय डेल्टा अपॉन L3। तो P जो आपका रिएक्शन ट्रांसफर होगा ये हो जाएगा आपका 12 EI डेल्टा अपॉन L3, आपका ये रिएक्शन आ गया। ठीक है, यहाँ पे एट ए। ओके, देन इस एक्शन की वजह से एक तो रिएक्शन ये डेवलप हुआ, एक रिएक्शन आपकी ये डेवलप हुई, दिस इज द रिएक्शन, और इसके साथ साथ दो मोमेंट भी आपके रिएक्शन के फॉर्म में जनरेट होंगे जो कि हमने कल निकाल रखे हैं। ठीक है, एक कौन सा होगा, एक तो इस साइड होगा, ये होगा ना एक तो दैट इज 6 EI डेल्टा अपॉन L3। डायरेक्शन में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, टू डायरेक्शन इधर है, टू मेक द स्लोप 0। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्शन क्या लोगे, अगर इधर पे डायरेक्शन लोगे तो ऑब्वियसली बात है थीटा का जो डायरेक्शन है ये आपका थीटा का डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द थीटा, तो इसका मतलब जो मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो आपकी थीटा के अपोजिट, बिकॉज़ स्लोप यहां पे भी 0 होना चाहिए। ठीक है, आपको तो भूल होगी।
ठीक है, तो टू मेक द स्लोप 0, ठीक है, तो टू मेक द स्लोप 0 ना, तो यहाँ पे भी आपका जो मोमेंट आपका डेवलप होगा ये आपकी रिएक्शन यानी अगेन दिस इज द रिएक्शन, ठीक है, और साथ में आपका ये 6 EI डेल्टा अपॉन L स्क्वायर दिस इज आल्सो द रिएक्शन, यानी एक एक्शन यहाँ पे आया और इस एक एक्शन की वजह से ये 3 रिएक्शंस डेवलप हुई। ये तो कल आपने पढ़ा था, जो कल आपने सिंकिंग में पढ़ा, सिंकिंग का केस यही है, बस उसको हमने बीम को खड़ा कर दिया, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, तो ये सारा प्रूव करके निकाला था कल हमने डेटा, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेस जिसमें आपका सपोर्ट हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, ठीक है, किसी को दिक्कत यहाँ पे, ठीक है, बाकी जो क्लास मिस करी थी आपने, आपके ऑनलाइन रिकॉर्डेड कल आ रखा होगा, ये भी रिकॉर्डेड लेक्चर है, ठीक है, इसका आ रखा होगा, आपने देख लिया होगा, ठीक है, तो ये जाएगा आपका 6a डेल्टा अपॉन L स्क्वायर और 12a डेल्टा अपॉन L क्यूब, 6a डेल्टा अपॉन L स्क्वायर और 12a डेल्टा अपॉन L क्यूब, ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पहला केस जिसमें आपके बोथ एंड फिक्स है। अगला केस आपका देखते हैं, एक एंड आपका हिंज है, दूसरा एंड आपका फिक्स है। बना लो पहले, नेक्स्ट केस में ये भी केस है, ठीक है, एक एंड आपने हिंज कर रखा है, ठीक है, दूसरा एंड आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया है ये वाले केस में, ठीक है, तो कहीं भी कराओगे फिक्स एंड पे मूवमेंट करा देता हूं यहाँ पे, ठीक है, लेट अस कंसीडर यहाँ पे स्लोप जब बनाओगे तो नॉन जीरो टू जीरो, ठीक है, अब आपका सपोर्ट पहुंच गया यहाँ पर, दैट इज द डेल्टा, ठीक है, और पी फोर्स जो आपका एक्शन यहाँ पे इसको ले जाने में लगेगा, ये कितना निकाला था हमने कल, पी एक्शन, एक्शन आपका निकलेगा, डायरेक्शन मिल गई 3 डेल्टा अपॉन एल क्यूब, 3 डेल्टा अपॉन एल क्यूब इस केस में आया था, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मोमेंट की, जो मोमेंट डेवलप हुआ तो ये मोमेंट आपका कितना आया, 0, बिकॉज यहाँ पे स्लोप स्लोप आपका 0 होता ही नहीं है इन केस ऑफ द इन सपोर्ट, ठीक है, एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ रिएक्शन, तो ऑब्वियसली बात है रिएक्शन तो यहाँ पे डेवलप हो सकती है, ठीक है, दैट रिएक्शन विल बी हियर, जो आपकी रिएक्शन ये वाली रिएक्शन है इन द फॉर्म ऑफ पी, ये तो डेवलप हो ही सकती है, इसमें वर्टिकल थ्रस्ट यहाँ पे पॉसिबल है, ई आई डेल्टा अपॉन एल क्यूब, और एक मोमेंट आपका पॉसिबल है जो आपका फिक्स एंड है वहां पे 3 आई डेल्टा अपॉन एल क्यूब, ये भी प्रूव कर रहे हैं, डायरेक्शन आपकी सेम ही रहेगी, ये डायरेक्शन, दिस इज 3 ई आई डेल्टा अपॉन एल, दैट इज द रिएक्शन, ये चीजें हमने कल कर रखी है ऑलरेडी, जस्ट सिंकिंग में हमने बता दिया था पूरा का पूरा, तो स्ट्रे में भी ये चीजें मैंने लिख दी यहाँ पे ताकि क्वेश्चंस में आपकी गलतियां ना रहे, ठीक है, क्वेश्चन आ रखे हैं इससे पहले ईएससी में और गेट के क्वेश्चन वाले इससे पहुंच रहे हैं एग्जाम में, इजी इजी क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादातर नहीं बनते हैं, बस ये डेटा याद रखना जो लिखा रखा है। इन्वायरमेंट शायद मंडे से आ गया, ठीक है ना,
शेड्यूल आ जाएगा सामने, क्या देखते हैं आपको किस तरह इन्वायरमेंट के साथ ऐसी बात तो हुई नहीं, चलेगी बोले ठीक है, चलनी भी चाहिए। वैसे बीच में ब्रेक होने में ना स्ट्रक्चर में, अभी उनका ब्रेक हुआ, क्या नाम है इनका, यूबीपीएस का होगा, फोर्सेस मेथड ऑफ जॉइंट और सेक्शन ग्रुप पढ़ रहे थे, उसके बीच में ब्रेक हो गया, जैसे उसके बीच में ब्रेक कर गया उन्होंने। जब दोबारा वो डिग्रेशन पढ़ने आए ना, तो थोड़ा सा इनिशियल के 2-3 क्लासों में वैसे घूम गए पहले, वो फोर्स ही ना निकले उनसे, तो निकालो फोर्स ही ना निकले, फिर खुद ही बोलने लगे सर हमारा ना वो ब्रेक की वजह से प्रॉब्लम हो गई इसमें। फिर उसमें टाइम लग गया, 2-3 लेक्चर एक्स्ट्रा खींच गए उनको, वो चीजें समझाने में। अगर ना वो ब्रेक 1-1.5 घंटे 2 घंटे भी मिले पढ़े तो काफी, 2-2 घंटे पर डे अगर मिलेंगे तो आपका अभी सिलेबस क्योंकि बचा हुआ है, इसके बाद आईएलडी वाला टॉपिक है, वही टॉपिक एक बार निपट जाए तो फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इजियर वे में चलेंगे। इजियर वे मतलब ऑन द सेंस की लाइटर वे में भी हम सॉल्व कर सकते हैं उसके बाद, क्योंकि यहाँ तक इंपॉर्टेंट है, आईएलडी तो काफी इंपॉर्टेंट है पोर्शन, ठीक है ना, जो चल रहा है। अब ये तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट आपका एमडीएम आज, ओके, एसडीएम का कंप्लीट, तो रिलेशन मेथड का आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर ब्रेक नहीं करेंगे सब्जेक्ट को तो सैटरडे को क्लास लूंगा, जिसमें मैं आईएलडी स्टार्ट करवा दूंगा। अगर सब्जेक्ट ब्रेक हो रहा हो तो फिर सैटरडे को ऑफ रखेंगे, क्योंकि मैं टॉपिक आधे में नहीं स्टार्ट करूंगा, ठीक है, जो भी करेंगे जो भी देखा चलेगा। अगर नहीं बोला तो बेटर है साथ ही करेंगे, हाँ टोटल 8 आवर्स की क्लास, 2 घंटे 6 घंटे ले लो भाई, 8 घंटे 6 घंटे यानी 9 से 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस तो कंप्लीट करवाना ही पड़ेगा। लास्ट में 12 घंटे भी चलती है, बताया ना आपने, हमने पढ़ा था 12 घंटे चलती है लास्ट में, 1 महीने पूरे 12 घंटे पढ़ा था, ठीक है, कभी कुछ मैनेज कर लो। स्ट्रक्चर अभी टाइम तो लगेगा, इतना फटाफट खत्म करने की कोशिश करूंगा, नहीं होता है इतना, काफी बचे, ये आपके 4 यूनिट हो जाएंगे कल, इसके बाद आईएलडी आरटीएस केबल एंड उसके बाद आपका लास्ट मैट्रिक, तो है आपका पोर्शन, क्योंकि योगा बेसिस में तो कई चीजें छोड़नी है हमें, यहाँ पे तो सभी पढ़ाना पड़ेगा, तो ऐसा पढ़ के जाओ कि एक ही बार में बाद में जरूरत ना पड़े, तो क्लासेस आप कर रहे हो, ठीक है ना। तो पूरा कुछ भी नहीं छोड़ा है अभी तक, मैं छोड़ूंगा आगे आने वाले टाइम पे, तो जितना भी हो सकेगा टाइम पे कंप्लीट करेंगे सब्जेक्ट अपने, ठीक है ना। मतलब ये है कि स्ट्रक्चर जितना चल रहा है यहाँ पे, नोट्स से जितने हैं वही मोर देन इनफ है, जितना हो सके प्रैक्टिस करो, इसके अलावा कहीं से सब्जेक्ट आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। 97-98% इसका जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट करा रहा हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ रहा। 1% मैं इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि 1% 2% का पीछे जो आर्चेस है ना, 2 इंच आर्चेस, 2 इंच आर्चेस में कभी कभी अंदर तक पूछ सकता है वो, 2 इंच आर्चेस हम लोग बहुत डिटेल में अंदर नहीं जाते हैं, तो वो 2 इंच आर्चेस वाला छोड़ के मैंने 1-2% बोल दिया, अदरवाइज पूरा इधर उधर से कहीं नहीं छोड़ना, इतनी चीजें आपकी पॉसिबल है सारी करवा दी, ठीक है ना। बस प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्या इससे बेटर नोट्स क्या मिलेंगे तुम लोगों को, अच्छे से मैं कर लो तो देखो आपका नहीं आते हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चंस करिए, ठीक है, जो क्वेश्चंस आपके आ रखे हैं वो क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। 2 क्वेश्चन तो ईएस में इन्होंने पूछ रखा है इससे, एक गेट का क्वेश्चन भी है, ठीक है, देखते हैं कैसे इन्होंने क्वेश्चन बना के देते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं, देखिए क्वेश्चन लिखिएगा पहले आप लोग, क्वेश्चन लिखिए, frame is subjected to pure sway, frame is subjected to pure sway as shown in the figure, frame is subjected to pure sway as shown in the figure, determine moment at a, ma कर लो, determine ma। सबसे पहली बात है जो प्योर स्वे होता है उसका मतलब क्या होता है, प्योर स्वे का मतलब है जॉइंट पे लोड लग रहा है, ठीक है, और उस जॉइंट की वजह से कोई भी रोटेशन अगर नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपके डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे अगर करेंगे डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। डेल्टा के फॉर्म में ही यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा, थीटा के फॉर्म में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं स्वे, ठीक है, प्योर स्वे। ये आपकी फ्रेम है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, देखिए वैसे क्वेश्चन करने थोड़े से डिफिकल्ट पड़ जाते हैं, लेकिन मैंने कल आपको ये बता दिया इसका इजी वे, एक ही वे में बताऊंगा इसको, देखिए आपको कितना इजी है सॉल्व होगा। यहाँ पे लगा रखा है इन्होंने पी का लोड, ये तो लगा होगा पी अमाउंट से लोड इन्होंने अप्लाई कर रखा है, ठीक है, और इन्होंने बोला मूवमेंट अबाउट ए कैलकुलेट करके बताइए, दिस इज ए,
ठीक है। स्वे बोल रखा है तो ऑब्वियसली बात है, आपको पता है रिजल्ट उसके पता है स्वे के, ठीक है। जब स्वे की वजह से यहाँ पे आप प्रोफाइल बनाओगे तो प्रोफाइल आपकी बनाने की, आप इसकी प्रोफाइल दोनों साइड से फिक्स एंड है, ठीक है। इसका मतलब स्लोप जीरो, और दूसरा ये एंड जो रिजिड है ना, रिजिड एंड इज एक्ट लाइक अ फिक्स सपोर्ट, ठीक है। रिजिड एंड आल्सो एक्ट लाइक अ फिक्स सपोर्ट, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब आप इसमें प्रोफाइल बनाओगे तो ऑब्वियसली बात है, जब प्रोफाइल बनेगी आपका, वो प्रोफाइल में क्या होगा, यहाँ पे स्लोप जीरो है क्लियर, देन सब्सिक्वेंटली इंक्रीजेस स्लोप जीरो और सब्सिक्वेंटली इंक्रीज करेगा और जाते जाते यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये बी डैश जो पॉइंट में लिख रहा हूँ यहाँ पे बी डैश, इस बी डैश पे और इस बी पे जो स्लोप होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा, बिकॉज इट इज अ रिजिड जोन, ठीक है। इन सिमिलर वे एट दिस कंडीशन आल्सो रेजिड एट सी आल्सो, सी पे भी ये कंडीशन फॉलो करेगी कि जब आप इसका डेरिवेटिव से बनाओगे तो डी पे तो आपका जीरो होगा ही, स्लोप जीरो इंक्रीजेस एंड गोस टू जीरो। तो सी से आपका जो सी डैश जाएगा, यहाँ पे भी आपके जो स्लोप्स हैं, इन स्लोप्स की वैल्यू आपकी सेम रहने वाली है, ये स्लोप आपका चेंज बिल्कुल भी नहीं होने वाला, बिकॉज़ रिजिड जॉइंट में आपने पढ़ा भी था इससे पहले जब स्ट्रेन एनर्जी का एक डिफरेंशियल प्रोफाइल बनाया था, तो रिजिड जॉइंट में हमने बोला था कि कभी भी स्लोप चेंज नहीं होता है आफ्टर द डिफॉर्मेशन, ठीक है। देन अब देखिए ये डेल्टा आ रहा है यहाँ पे, दिस इज द डेल्टा, ये आपका डिफलेक्शन है डेल्टा बी, और यहाँ पे डिफलेक्शन है आपका डेल्टा सी, दिस इज डेल्टा सी, ओके। तो कभी भी ध्यान रखना, ये आपका रिजिड कनेक्शन है, इस रिजिड कनेक्शन में हमेशा डेल्टा बी इक्वल टू डेल्टा सी होगा, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम लोग मेंबर को इनएक्सटेंसिबल मान के चलेंगे जब तक कि वो खुद होके ना बोले कि एक्सटेंसिबल है मेंबर। अगर मेंबर एक्सटेंसिबल होगा तो उस केस में डेल्टा बी और डेल्टा सी आपके डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बोला तो हम लोग इनएक्सटेंसिबल एज्यूम करके चलेंगे मेंबर, ठीक है। अब आपने पढ़ा था जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, इस डिफॉर्मेशन के लिए जो फोर्स आपका रिस्पांसिबल है वो क्या है, आपका 12 EI डेल्टा अपॉन L क्यूब है ना, वो साइड फिक्स के लिए। सिमिलर वे यहाँ पे भी फोर्स आपका 12 EI डेल्टा अपॉन L क्यूब है, फोर्स यहाँ पे रिस्पांसिबल आपका फोर्स वही है, ठीक है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे क्या, 2F इक्वल टू P बोल सकता हूँ मैं, 2F इक्वल टू P मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ। ये P फोर्स की वजह से तो ये F जनरेट हो रखे ना, तो ये दो F आपके रिजल्टेंट किसके हैं, P के, ऑब्वियसली बात है ना, इसी P की वजह से जनरेट हो रखे हैं। तो 2F इक्वल टू P, यानी F इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, P बाई 2, F इक्वल टू P बाई 2, ठीक है। मैं एक ही साइड की बीम कंसीडर कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो सिंगल साइडेड बीम है जो आपको देखने को नजर आएगी यहाँ पे, दैट इज AB वाला पोर्शन में अगर कंसीडर करूँ तो AB वाले पोर्शन में देखिएगा ये आपका ये फिक्स है, दिस एंड इज आल्सो फिक्स, ठीक है। और जब इसमें आप डिफॉर्मेशन देखोगे तो डिफॉर्मेशन आपका जो देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, द डिफॉर्मेशन विल बी स्लोप जीरो सब्सिक्वेंटली रिड्यूसेस टू जीरो, और यहाँ पे भी आपका ये जीरो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका प्रोफाइल। अब देखिए यहाँ पे आ रखा है डेल्टा, दिस इज डेल्टा, ये मैं ए और बी वाला कंसीडर कर रहा हूँ, आपको मोमेंट चाहिए बी पे, यहाँ पे आ रखा है डेल्टा, और यहीं पे आपका F इक्वल टू P बाई 2 है, F इक्वल टू P बाई 2 यहीं पे आ रखा है आपका, ठीक है। आपको पता है ना, आपको क्या निकालना है, MA निकालना है यहाँ पे, और यहाँ पे MB भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो, दोनों का डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है, दिस इज MB। तो अगर आपका जब P फोर्स आपने अप्लाई कर रखा था, P फोर्स, तो उस टाइम पे आपका मोमेंट कितना आया था, ML बाई 2 ना, जब आपने P फोर्स अप्लाई कर रखा था तो मोमेंट कितना, PL बाई 2 ML बाई PL बाई 2, जब P फोर्स आपने अप्लाई किया तो मोमेंट आपका उस टाइम पे आया था PL बाई 2, इसी केस में आप जाके पीछे देख सकते हैं, ठीक है, आया था ना, नहीं आया था। तो जब आपने P फोर्स अप्लाई किया तो मोमेंट PL बाई 2, जब P बाई 2 फोर्स अप्लाई करोगे तो PL बाई 4, सिंपल सी बात है, P की जगह P बाई 2 रख दो, तो इसका मतलब MA कितना आ गया, MA इक्वल टू PL बाई 4 और MB इक्वल टू अगेन आपका PL बाई, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने पूछा है, ये क्वेश्चन उन्होंने ईएस में पूछा है, ठीक है। इस वाले केस में आप क्या कर दीजिए, P की जगह P बाई 2 रख दो, तो ये जाएगा P बाई 4 इनटू, ठीक है। ये चीज हमने ऑलरेडी डिराइव कर रखी है, रिजल्ट हमने पहले ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है ना, कल का डेरिवेशन देख लो आप लोग पीछे जाके,
वहां पे मैंने लिखवा रखा है कि मोमेंट एट ए एंड बी आपका सेम ही रहने वाला है 6ai डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर 6ai डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर या pl/2 या pl/2, लेकिन वो वैलिड था आपका जब f इक्वल टू p था, लेकिन जब f इक्वल टू p/2 हो गया तो pl/2। ठीक है ना? तो देखिए ये क्वेश्चन आया था आपका इंडियन सर्विस में, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन देखो पढ़ने के बाद आप जस्ट डायग्राम देखोगे और आपको वैल्यू पता है कि f इक्वल टू p/2 दिमाग में सोच लोगे ना कि f2 है f इक्वल टू p/2 pl/2, कुछ करने की जरूरत नहीं, डायग्राम तो हमें वैसे बनाने पड़े समझाने के लिए, अदरवाइज आपका ये 1 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है, आपको देखते ही आंसर निकल जाएगा। आपका वन वर्ड सॉल्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसा क्वेश्चन है, जस्ट सब्स्टिट्यूट करना आपको आता है, इतना इजी क्वेश्चन उन्होंने पूछे हुए हैं। अब यही क्वेश्चन में इन्होंने क्या कर रखा है एक बार में, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन में इन्होंने यहाँ पे हिंज लगा के पूछ दिया नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर, यहाँ पे और यहाँ पे बी और सी पे हिंज लगा दिया, तो आप लोग लगा के करना जरा, इसका हो गया है, सेम फिगर है, फिगर में कोई चेंजेस नहीं है, बस बी और सी पे हिंज लगा रखा है, इनके अंदर हिंज लगा रखा है बी और सी, जरा इसमें ट्राई करना आप लोग के बन जाएगा, इसमें भी इजी केस है। सबने कर दिया तो वो हटा दूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जाना है, ठीक है, थोड़े से चेंजेस करके अभी मैंने पूछा यहाँ पे, अच्छा एसडीएम के बाद आईडी कैसे स्टार्ट होगा, एसडीएम के बाद आईडी नहीं, अप्रोक्सीमेट मेथड से है, अप्रोक्सीमेट मेथड फॉर स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, पोर्टल मेथड और कैंटिलीवर मेथड, पहले वो करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, आईडी उसके बाद कुछ भी बात हुई है। अब वाले केस में आपका है यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे भी ये फिक्स है, और ये इजी लगा रखे इन्होंने यहाँ पे। अब इन्होंने बोला यहाँ पे आपसे फॉर द फ्रेम shown in the figure moment at A B C and D, तो मोमेंट एट ए आपको निकालना है, आगे होगा आपका आंसर कितना है, दोनों में इंच है, दोनों में इंच से मतलब हाँ दोनों में इंच है, होने को दोनों में इंच है, दोनों में इंच से मतलब है ना, अगर दोनों में इंच नहीं होगा तो फिर f इक्वल टू f लिख सकते हो, कितना आया उससे रियल बाय वो आंसर आ गया, ठीक है।
अगर यहाँ पे देखोगे आप तो देखिए ए बी सी डी आपका ये है, दोनों में इंजीनियर ने अप्लाई कर रखा है। तो इस केस में जब इसकी डिलीटेड प्रोफाइल आप बनाओगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ से ये आपका उठेगा 0 और यहाँ पे अब आपका नॉन जीरो रहेगा, ठीक है ना, ये 0 नहीं रहने वाला है इंच पे, क्योंकि इंच में आपका 0 नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे 0 नहीं होता। सिमिलर वे यहाँ पे भी जब आपका ये रिमूव होगा आपका ये यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, ठीक है, तो ये पहुंच गया आपका बी डैश, ये पहुंच गया आपका सी डैश, ठीक है, डेल्टा बी और ये हो जाएगा आपका डेल्टा सी, ये चीजें आपको आई रहेंगी समझ में, ठीक है। लोड यहाँ पे लगा हुआ है पी का पहले से फॉर्म फिगर में, ठीक है। उसके बाद अब जो दो फोर्सेस आपके आए ये डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पांसिबल, तो वन साइड इंच और वन साइड फिक्स वाले के केस में आपने पढ़ रखा है 3 डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, और यहाँ पे भी आपका 3 डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, यानी अगेन दोनों इक्वल हो गए। जब दोनों इक्वल है तो उस केस में हो जाएगा आपका 2f इक्वल टू p इक्वल टू p बाई 2, ठीक है, f इक्वल टू p बाई 2। तो जब f इक्वल टू p बाई 2 आ गया तो अब देखिए यहाँ पे वैसे बनाने की जरूरत है, ठीक है, ये आपका फिक्स है, दिस इज द फिक्स, यहाँ पे आपने इसको रीच करा होगा, ठीक है, यहाँ पे आपने इसको रीच लगा रखा है। जब इसका डिफ्लेक्शन आपने देखा तो डिफ्लेक्शन के केस में यहाँ पे प्रोफाइल जो आपकी बनी यहाँ पे सिंकिंग के बाद दैट प्रोफाइल विल बी लाइक दिस, और अब आपका यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, ये पहुंच गया सपोर्ट, यानी डेल्टा आपका यहाँ पे ये आ रहा है, दिस इज द डेल्टा, ठीक है, और f इक्वल टू यहाँ पे आपका p बाई 2, और भाई ये l डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस है, तो एज ए कैंटिलीवर सपोर्ट विद फ्री एंड पॉइंट आउट लगा है, ये लगा वहां पे। इस केस में जब आपने वहां पढ़ा था तो मोमेंट कितना आया था, m इक्वल टू p है, तो यहाँ पे p इक्वल टू p बाई 2 है, हो गया ना सॉल्व, ठीक है, ma इक्वल टू p बाई 2 हो गया, ma इक्वल टू pl बाई, ठीक है। देखिए दो रिजल्ट तीन रिजल्ट कुछ याद रखने हैं आपको, और उनके बेस पे कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया आ रहा है, कुछ ही नहीं है क्वेश्चन में सॉल्व करना, ठीक है। ठीक है ना, सॉल्व करना क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है ना, ये हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिएगा इसके बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन और पूछा इन्होंने ईएस का ही है। द रेशियो ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, द रेशियो ऑफ fixed end moments, the ratio of fixed end moments due to sway in, ठीक है, ये पूछ रहा आपसे MSBA अपॉन MSCD, MSBA अपॉन MSCD आपसे पूछा, ठीक है, और जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने दे रखा है
1/4। हाँ सही। ठीक है, मैंने कहा था कल इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। यहाँ से बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, एक दो क्वेश्चन उन्होंने अच्छे पूछे, उनको भी करते हैं अभी थोड़ी देर। बाकी ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, इजी क्वेश्चन भी पूछा है। MSBA निकालोगे तो कितना 6 डेल्टा अपॉन L स्क्वायर, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव लोगे, नेगेटिव होगा वैसे, ठीक है। अगर आप देखोगे एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव होगा, ठीक है। मैं इसका डायग्राम बना देता हूं यहाँ पे, इन्होंने सॉल्व नहीं कर रखा है। पहला देखिए, जो पहला एंड है AB वाला एंड है, ठीक है, ये AB वाले एंड पे रिजिड सपोर्ट है, तो रिजिड सपोर्ट को आपको बताइए, मैंने बोल दिया फिक्स कंसीडर करना, आपने कर दिया फिक्स, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ जब इसकी रिलेटिव प्रोफाइल जब आप बनाओगे तो ये इसकी रिलेटिव प्रोफाइल बन के आ रही थी। मोमेंट यहाँ पे आपका लग रहा था दैट इज एंटी क्लॉकवाइज विच इज -6 EI डेल्टा अपॉन L स्क्वायर। ये आपको साइन कन्वेंशन के साथ लेना है, वैसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर साइन कन्वेंशन ना भी लो तो दोनों साइड से आना तो सेम ही है, ठीक है, तो केस में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रॉपर्ली अगर देखा जाए ये तो 6 डेल्टा अपॉन L स्क्वायर होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो फिक्स टाइम मोमेंट होगा दैट विल बी ये हाँ वही वाला होगा, ठीक है। ये आपका यहाँ से हिंज कर रखा है इसने आपको, इसको आपने हिंज किया हुआ है, यहाँ पे वो आपने कर दिया इसको फिक्स। ये प्रोफाइल आप बनाओगे तो ये प्रोफाइल आपकी कुछ ऐसे बन के आएगी, यहाँ पे 0 नहीं होगा, ठीक है, प्रोफाइल आपकी बन जाएगी और यहाँ पे आपका -3 डेल्टा अपॉन L स्क्वायर। वैल्यू जब आप पुट डाउन करोगे 3 E into 2I, ठीक है, 3 EI डेल्टा अपॉन L/2 का स्क्वायर। पहला आ गया ये हो गया आपका MSCD, ठीक है, और यहाँ पे निकालोगे आप MSDA, ये देगा आपका -6 EI डेल्टा अपॉन, चेंज हो रहा है इसमें, चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बस ये MSDA बाय MSCD जो भी आपको निकालना है, इन दोनों का रेशियो ले लो, रेशियो ले लोगे तो आपका आंसर आएगा 1/4। मैं नहीं करेगा रेशियो लेके कर लो, 1/4 आंसर आएगा, ठीक है। BA/CD का रेशियो ले लो, -6 4 या 12 होगी, निकालो सॉल्यूशन। ये गेट में क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, यहाँ से ये कर लो पहले, बात गेट में एक अच्छा क्वेश्चन कर लो। ओके, रेशियो ले लेना फाइनली, ठीक है, तो पूछा गया है बाहर का। हो गया सकता ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, फॉर द फिक्स्ड बीम shown in the figure, for the fixed beam shown in the figure,
if support B settles by delta, then option A लिखना, then MA increases and MB decreases. Option A लिखना, MA increases and MB decreases. MA increases and MB decreases. Option B लिखना, MA increases and MB increases. MA increases and MB increases. Option C लिखना, C ऑप्शन लिखिएगा, MA decreases and MB increases. और D लिखना नो इफेक्ट. D लिखिएगा नो इफेक्ट. देखिए जो साइन कन्वेंशन मैंने लिखवा रखे थे, उन साइन कन्वेंशन का कितना अच्छा यूज है इस क्वेश्चन में, गेट में. उस साइन कन्वेंशन के बिना आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे. तो आपको प्रॉपर साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए कि मोमेंट आपका जो रिजल्ट्स आए थे उनका डायरेक्शन क्या थी. जस्ट रिजल्ट पता होने से नहीं चलेगा. 6 9 डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर डायरेक्शन पता होगी तो आप निकाल लोगे क्वेश्चन. जरा इस क्वेश्चन को सोचना, ये यूडीएल लगा हुआ है ऊपर, और इस यूडीएल की वजह से मुझे बताना है इसका कौन सा ऑप्शन सही है. ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है. सॉल्व करोगे देखो अभी ये कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है. MA and MB decrease. और कभी ट्राई करो एक बार. सपोर्ट भी सेटल किया था नीचे, सपोर्ट भी सेटल करने से मूवमेंट डेवलप हुए. हाँ सही है. तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने एग्जाम में. ठीक है, आप बना भी लेते हैं उसको, तो ये बना लिया. ठीक है, अगर इसका सॉल्यूशन देखोगे तो देखो, पहला तो केस आपका सेम है जहाँ पे एंड आपके फिक्स है. इस केस में अभी आपका कोई सेटलमेंट नहीं आ रहा है. ठीक है, दूसरा केस में ये बोल रहा है कि एंड आपके सेटल हो गए, यानी इसको आप प्लस करना. और दूसरा केस आपसे बोल रहा है कि एंड आपके सेटल कर रहा है और एंड बी सेटल कर रहा है. एंड बी सेटल कर रहा है, इसका मतलब है कि बी वाला सपोर्ट आपका कुछ नीचे को जा रहा होगा, सपोर्ट यहाँ पे स्लो जीरो. ठीक है, स्लो चेंज नहीं होगा. तो जरा देखिएगा, सबसे पहले इस केस में अगर मैं आपसे फिक्स्ड एंड मोमेंट बोलूं तो आप बता दोगे मेरे को इजीली. डायरेक्शन यही होती है W L स्क्वायर बाई 12, और इस केस में भी आपकी डायरेक्शन यही होती है, और ये होती है आपकी W L स्क्वायर बाई 12. आपने पढ़ी है. ठीक है, इस केस में अगर मैं आपसे बोलूं फिक्स्ड एंड मोमेंट बताइए, तो फिक्स्ड एंड मोमेंट इस केस में क्या होता है आपका 6EI डेल्टा अपॉन L स्क्वायर, और यहाँ पे जो डायरेक्शन होती है दैट इज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, ये डायरेक्शन होती है यहाँ पे, दैट इज अगेन 6EI डेल्टा अपॉन L स्क्वायर. ठीक है, ये होते हैं फिक्स्ड एंड मोमेंट जब आपके सपोर्ट सिंक करके. ठीक है, तो आपसे इन्हीं केसों में पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ए वाले केस में आपका क्या हुआ आफ्टर सिंकिंग. ठीक है, तो देखो ना जरा, ए पे आपका क्लॉकवाइज ही है तो इन दोनों ऐड होंगे, तो आपका इंक्रीज हो गया मोमेंट. बी पे वन क्लॉकवाइज अनदर एंटी क्लॉकवाइज, नेट घटेगा, इसका मतलब. ठीक है, तो ऐसे आपको इसको डील करना है क्वेश्चन को. अगर आपसे पूछे एमए पे कभी बोल दे कि मोमेंट निकाल लिए, एमए पे मोमेंट आपका कितना निकल जाएगा. मोमेंट है ए इक्वल टू WL स्क्वायर बाई 12 प्लस 6EI डेल्टा अपॉन L स्क्वायर. ठीक है, और एमबी पे आपका निकल जाएगा WL स्क्वायर बाई 12 माइनस 6EI डेल्टा अपॉन L. आने वाले टाइम पे ये निकलवाने के लिए भी बोल सकता है आपसे. ठीक है, वो बोल देगा कि सपोर्ट आपने सिंक करने के बाद अब जो मोमेंट वहां पे बचा हुआ है टोटल मोमेंट वो निकाल के बताइए. ठीक है, ध्यान रखना, आपको ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है. गेज का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके सामने ये है. ठीक है, तो डायरेक्शंस यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है. इन डायरेक्शंस को भूलना क्या, कंसेप्चुअली समझना है, कंसेप्चुअली याद रखना है चीजें.
हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद, लिखिएगा पहले, राइट डाउन करिए क्वेश्चन। फाइंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन डेल्टा, फाइंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन डेल्टा, vertical deflection delta of weight W, of weight W shown in figure, of weight W shown in figure। ये काफी बेसिक सा क्वेश्चन होने वाला दे दिया हुआ, ठीक है। इजी पे वेट एक्ट कर रहा डब्ल्यू अमाउंट से, ठीक है। आपसे पूछ रहा है ये डिफ्लेक्शन डेल्टा ड्यू टू वेट डब्ल्यू निकालना है आपको, ठीक है। देखो आपको दिख क्या रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक आपकी रिजिड बीम है, दिस इज द रिजिड बीम, और ये रिजिड बीम दो कैंटिलीवर में रेस्ट करती है, ठीक है। और इस रिजिड बीम का कोई ना कोई लोड है आपका, या कोई वेट आपका एक्ट कर रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी में W, और इस लोड की वजह से जो बीम में डिफ्लेक्शन अगर करेगा, वो डिफ्लेक्शन की वैल्यू आपको बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है। यानी जब लोड लगेगा तो ऑब्वियसली बात है ये बीम डिफ्लेक्ट करेगी, और ये डिफ्लेक्ट कैसे करेगी बीम, कि बीम डिफ्लेक्ट आपकी करेगी कुछ ऐसे, देखिए डिलीवर करेगी, देखिए एंगल नॉट चेंज, एंगल नॉट चेंज, ठीक है। और यहाँ से जाएगा आपका आगे की ओर, यहाँ पे भी एंगल नॉट चेंज, ठीक है। इतना स्लोप आपका ये नहीं होगा ऐसा, थोड़ा सा मतलब यहाँ पे, ठीक है। इन सिमिलर वे इस केस में अगर आप देखोगे तो एंगल नॉट चेंज अगेन, और जब ये जाएगा यहाँ पे आता तो आपकी बीम कुछ ऐसे चली जाएगी, यहाँ पे स्लोप 0, ठीक है। आपको जो ये डिफ्लेक्शन यहाँ पे हो रखा है बीम में, ठीक है, जो बीम आपकी डिफ्लेक्ट कर रखी है उस डिफ्लेक्शन की वैल्यू ये आपसे बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है। यानी जो एक्स्ट्रा पोर्शन ये वाला जो डेल्टा है, दैट डेल्टा यू हैव टू कैलकुलेट, ये डेल्टा आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर मैं सिंपलीफाई करके एकदम सिंपल तरीके से इस बीम को बनाऊं तो हम लोग इसको और इजी वे में समझ सकते हैं। कैसे बनाऊं इस बीम को, जो ये वाली बीम है जैसे मैं अभी इसको बना रहा हूं, बीडी वाली जो बीम है, दैट बीडी बीम विल बी, ठीक है। देखिए बी आपका बी यहाँ पे, ठीक है, ये आपकी बीम है, ठीक है। इस केस में जरा देखिएगा, ये बीम बना दी मैंने कैसी, अगर मैं यहाँ पे W का लोड लगाऊं सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे CG पे, अगर ये W का लोड एक्ट कर रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे ये एक्ट कर रहा है W का लोड, तो ऑब्वियसली बात है इसकी वजह से रिएक्शंस आपकी B और D पे डेवलप होंगी नहीं होंगी। एक तो B पॉइंट ये हो गया आपका, दूसरा आपका ये हो गया D पॉइंट, ये D पॉइंट, ठीक है। इस B और D पे इस W की वजह से आपकी रिएक्शन डेवलप होंगी। ये क्या बन गया, सिंपली सपोर्टेड बीम जैसा बन गया। अगर आप ये भूल जाओगे छोड़ दो तो ऑब्वियसली बात है दो रिएक्शन, एक रिएक्शन B पे, एक रिएक्शन D पे, और ये बीम इसको सीधा कर दो, सिंगल सपोर्टेड बीम बन गया है ना। तो ये बीम दो रिएक्शन, यानी इसको मैं ऐसे शो कर सकता हूँ बी और डी को, तो सिंगल सपोर्टेड विद सेंटर पॉइंट लोड बन गया। तो यहाँ पे जो आपकी रिएक्शन आएगी दैट इज W/2, W/2, और इस केस में भी जो रिएक्शन आपकी आएगी दैट इज W/2, ठीक है। इजीली समझ गए इतना। अब क्या कर रहा हूँ मैं, ए बी वाले पोर्शन को मैं कट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इस बीम को कट कर रहा हूँ इधर से, ताकि हम इसको एनालाइज कर पाएं। यहाँ से मैं इस बीम को कट कर रहा हूँ, तो जरा देखिए इसको जब हम कट करेंगे तो कैसे ये आपका देखने को मिलेगा। ये आपकी बीम है, ठीक है, वन साइड फिक्स है, दूसरे साइड रिजिड सपोर्ट है, इसका मतलब क्या है वो फिक्स है, ठीक है। तो ये बीम है,
ठीक है, इस साइड भी फिक्स है, वेरिएट सपोर्ट है बी पे। यहाँ पे आपका ए, दिस इज ए एंड दिस इज बी। जब आप इसकी डिफेक्टेड प्रोफाइल बनाओगे ये बनेगी, इसी तरीके की प्रोफाइल, ये डेल्टा है यहाँ पे और ये भी डेल्टा तो आपको कैलकुलेट करना है। आप ऊपर से करो नीचे से करो, डेल्टा तो सेम ही रहेगा ना। रिजिड बॉडी आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, आपकी बीम रिजिडली मूव करेगी, तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा यहाँ पे आए या ऊपर आए, वो वैल्यू सेम ही रहने वाली, इसमें चेंज तो नहीं आने वाली। ठीक है, अब देखिए इसको नीचे करने के लिए जो रिएक्शन यहाँ पे डेवलप हो रही है, इसको नीचे करने के लिए जो रिएक्शन यहाँ पे डेवलप हो रही है बी बी पे, दैट रिएक्शन विल बी, मैं बोल सकता हूँ 12 EI एक्शन, सॉरी 12 EI डेल्टा अपॉन L क्यूब है यहाँ पे एक्शन, और ये 12 EI डेल्टा अपॉन L क्यूब भी तो आपका BB W/2 के बराबर है ना, इक्वल टू W/2 के बराबर है। अगर यहाँ से डेल्टा बोलो तो नहीं बता, डेल्टा निकालना है कितना हो गया ये WL क्यूब अपॉन WL क्यूब अपॉन 24 हो गया। किसी को दिक्कत यहाँ पे? बन के आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, कर लीजिए इसको। आगे समझ में? ठीक है, इसी बीम में इन्होंने पूछा हुआ है शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए, मैक्सिमम शियर फोर्स है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, निकाल लोगे वैसे तो, देखो कई तरीके हैं इसको निकालने के, 3-4 तरीके निकल जाते हैं। ठीक है, बी से निकाल मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है या L/2 WL/4 और W नहीं देखिए बता देगा। ठीक है, हम देखते हैं और भी तरीके हैं निकालने के। लिखिए से नीचे हो गया होगा, लिखिएगा। In the above problem, in the above problem, in the above problem, maximum shear force and maximum bending moment. In the above problem, maximum shear force and maximum bending moment in any beam are. Maximum bending moment in any beam are. किसी भी बीम में निकालना है। ठीक है, पकड़ लगी ना हमने, एक बीम तो देखो, एक बीम तो टोटल आपकी पूरी की पूरी बीम ही है। ठीक है, तो मैक्सिमम शियर फोर्स यानी W/2 आपकी रिएक्शन है, कहीं भी खड़े हो जाओ देखो, अगर आप सिर्फ एनालाइज करोगे तो W/2 के अलावा कोई दूसरा शियर फोर्स तो ना आ रहा है मैक्सिमम। ठीक है ना, तो मैक्सिमम शियर फोर्स तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखो, यहाँ पे भी देखोगे तो W/2 है, W/2 तो W/2 ही आपका मैक्सिमम शियर फोर्स है, उसके अलावा मैक्सिमम शियर फोर्स यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो मैक्सिमम शियर फोर्स इक्वल टू W/2 लिख दो वहाँ पे आपको, तब आप समझ ही रहोगे। यहाँ पे देख के, यहाँ पे है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए देखिए दो तरीके हैं जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो जिनके बेस पे।
ठीक है। पहला तरीका तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका पी फोर्स आपका लग रहा तो बेंडिंग मोमेंट उस केस में आपका फिक्स वाले केस में, ये वाले केस में बेंडिंग मोमेंट आपका अभी पढ़ा हमने PL/2 है ना, PL/2 था इस केस में बेंडिंग मोमेंट। तो इस केस में P की जगह कितना है, ये W/2 यानी P/2 है ना। जब फोर्स आपका P/2 हो गया तो इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट कितना हो गया आपका PL/, सिंपल। एक केस तो आप कैसे निकाल सकते हो बेंडिंग मोमेंट। दूसरा तरीका क्या है, बेंडिंग मोमेंट की डायरेक्ट वैल्यू आपको पता है यहाँ पे, जो कि आपकी है 6EI डेल्टा अपॉन L क्यूब है। ठीक है, डेल्टा की वैल्यू तो आपने निकाल दी ना यहाँ से, तो बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू दूसरा, जैसे दूसरा निकाल सकते हो आप, दैट इज 6EI डेल्टा अपॉन L क्यूब, और डेल्टा की वैल्यू आपने निकाली है 6EI अपॉन L क्यूब इनटू WL क्यूब अपॉन 24 ही है, तो ये यहाँ पे भी निकल के आ गया PL/2। ठीक है, तो कोई भी एप्रोच आप लगाओ, ठीक है, आंसर आपका सेम ही निकल के आएगा। ठीक है, बाकी अगर इस बीम को ही देख लो, जस्ट आप औरों को देखने की जरूरत भी नहीं है, जस्ट आप इसको देख लो, तो यहाँ पे आप शेयर फोर्स भी इजीली देख सकोगे कि बी और डी पे मैक्सिमम आएगा W/2 और बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे मैक्सिमम आएगा जो कि WL/4। ये वही केस है जो आपका सेंटर पॉइंट लोड पे, किसी बीम पे आपका सेंटर में पॉइंट लोड है। ठीक है, तो ये आपने इन तरीकों से निकाल सकते हो और क्वेश्चंस को अरेंज कर सकते हो। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। इनका बन गया, सेम क्वेश्चन है, L1EI L2 2EI। ठीक है, अब इसमें मुझे रिलेशन निकाल के जरा बताना। L1 2I और L2 2EI, यानी अब थोड़ा सा आपका फ्लेक्सुरल रिजिडिटी चेंज हो गया ना, अलग अलग, लेकिन वैल्यू दोनों की सेम है। L1 और L2 सेम है, दोनों की वैल्यू। हाँ, EI अलग है। ठीक है, L1 L2 इक्वल टू L, L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L, L सेम है, यहाँ पे EI अलग है। WL क्यू बाई क्या कुछ नहीं है हमने, L1 EI और L2 बाई कैसे निकाला, हाँ आपने P1 P2 लिया होगा, यहाँ पे P1, यहाँ पे P1 और P2, उसके बाद आपने P1 और P2 को ऐड कर दिया। ठीक है, P1 और P2 को ऐड कर दिया और आपका उसको W/2 के इक्वल कर दिया, नहीं उसको आपने W के इक्वल कर दिया तुमने। हाँ गुड बात। देखो और बात तो ये कर दिया होगा। यहाँ पे हो गया आपका W1 और ये हो जाएगा W2। अब वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, कितना जा रहा है यहाँ, क्योंकि आपका I की वैल्यू सेम नहीं है इस केस में। ठीक है, अब आपको दोनों बीम्स में अलग अलग निकालना पड़ेगा।
ये ए बी बीम, दूसरा आप लोग यहाँ पे सी डी वाली बीम, ये आपके अभी सी डी बीम, ठीक है। सी डी वाले में यहाँ पे आपका, ठीक है, दैट इज सी और ये डी, ठीक है। ओके, चीजें पता है आपको यहाँ पे। पहला आपको जो रिएक्शंस हैं वो तो दोनों के केस में पता है, ठीक है। आप क्या करिए, ये डाउनवर्ड जो रिएक्शन आपका डेवलप हुआ, इस वाली बीम को इस बीम को अलग अलग करना पड़ेगा इस केस में, ठीक है। ये वी बी1 जब आपने निकाला तो वी बी1 आपका हो जाएगा 12 ई आई डेल्टा अपॉन एल क्यूब इक्वल टू W1 कर दूंगा मैं इसको। रिएक्शन अब इसके लिए ट्रांसफॉर्म नहीं होगी क्योंकि आई चेंज हो रहा है यहाँ पे। इन सिमिलर वे अगले वाले केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे भी इसको डाउनवर्ड लगाया आपने, ठीक है। और ये आया आपका 12 ई आई डेल्टा अपॉन एल क्यूब दैट इज VB2, हो जाएगा VB2 इक्वल टू हो जाएगा आपका W2, इक्वल टू क्या हो जाएगा W2, ठीक है। बस इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर निकल गया आगे आपका। सॉरी, हाँ 2 भी है ना यहाँ पे ई आई पे, यहाँ पे आपका 2 भी है, तो 2 करते हैं इसको इक्वल टू W2, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए इसको VB1 प्लस VB2, जरा देखना कितना आंसर आ रहा है इसका। करना क्या पड़ेगा यहाँ पे, W इक्वल टू W1 प्लस W2, ठीक है। तो मिलेगा आपका 12 ई आई डेल्टा अपॉन एल क्यूब प्लस 24 ई आई डेल्टा अपॉन एल क्यूब, ये हो गया आपका 36 ई आई डेल्टा अपॉन एल क्यूब। 36 ई आई डेल्टा अपॉन एल क्यूब और डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे आपका डब्ल्यू एल क्यूब 36। ठीक है, कैसे किया आपने, कैसे करोगे। यहाँ पे अगर मोमेंट बोलते थे निकालते मोमेंट, अभी इधर पे मोमेंट बोलते थे 6 ई आई, तो वहां तो 6 ई आई प्लस में ऐड में, हां अलग अलग निकाल के ऐड करो, लास्ट में डेटा की वैल्यू सेम कर दो। 6 ई आई डेल्टा प्लस 12 ई आई डेल्टा जो भी होगा, ठीक है 18 हो गया, डेल्टा की वैल्यू रख दो, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ऐसे कुछ करना, ठीक है। PL4 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा इनसे, अगर PL/4 वाला लगाओगे तो पहले वाले तो लग जाएगा, दूसरे वाले में आई चेंज है ना, तो उसमें नहीं लगेगा। अब ये वाला कॉन्सेप्ट आपका जो दूसरा वाला लगा है उससे लग जाएगा, ठीक है। 6 ई डेल्टा यहाँ पे 6 × 2 ई डेल्टा उस साइड पे, दोनों को ऐड, डेल्टा की वैल्यू रख देना, मोमेंट निकल जाएगा, ठीक है। पूछेगा तो सीखो, आगे बढ़े। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं ना, क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो नहीं होगी किसी को, बन गया आपका, आए समझ में, आगे ना समझ में। आगे बढ़ो उसमें, अगला क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लास्ट इसमें। फॉर द फ्रेम शोन इन फिगर
मोमेंट ये नहीं है, डेल्टा की वैल्यू रखनी पड़ेगी, डेल्टा की वैल्यू पुट डाउन करो इसमें, वहां आगे रख दो, लास्ट में डेल्टा की वैल्यू रख दो, आएगा last question करिए. For the frame shown in the figure, the force P, the force P required to move the girder AB, force P required to move the girder AB through a horizontal displacement, delta is, through a horizontal displacement to delta is. Okay, आंसर कितना चाहिए? ऐसे क्वेश्चन पूछे गए तो लास्ट क्वेश्चन था वो भी गए, ठीक है, इसका कुछ करने की जरूरत भी नहीं है क्वेश्चन में, देख लो यहाँ पे बन गया नहीं बना आपका. यहीं पे इसकी अगर रिलेटेड सेट प्रोफाइल में बनाऊं, ठीक है, तो रिलेटेड प्रोफाइल से कैसे मिल जाएगी इसमें, यहाँ पे ये बन जाएगी आपकी. ये ठीक है, तो ये फिक्स, ये फिक्स, ये हिंज, ये फिक्स, ठीक है. टी की वैल्यू आपको पता ही है, यहाँ पे जो एक्शन आपकी रिक्वायरमेंट पड़ी होगी, इसी एक्शन की बात कर रहे हैं. आपसे क्वेश्चन में यही एक्शन पूछ रहा है कि कितना एक्शन रिक्वायरमेंट हुई ये रिलेटेड से बनाना है. ऑब्वियसली बात है, ये हो जाएगा आपका 12 EI डेल्टा अपॉन L3, और इस केस में आपका इस साइड अगर जाओगे तो यहाँ पे जो आपका पी की रिक्वायरमेंट पड़ी यहाँ पे दैट इज 3 EI, दोनों को समेशन कर दो 15 EI डेल्टा अपॉन L, ठीक है, यही पूछा था क्वेश्चन. For the frames shown in the figure, the force P required to move the girder AB through a horizontal displacement delta is, ठीक है. तो अब डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है तो आप मत सोचना कि यहाँ पे फोर्सेस, एक फोर्सेस से दोनों डिस्प्लेसमेंट आ जाएंगे, ऐसा नहीं है. जब ये दोनों फोर्सेस लगेंगे तभी जाके डिस्प्लेसमेंट पूरा का पूरा अकर करेगा, भले डिस्प्लेसमेंट आपका सेम हो दोनों साइड, ठीक है. ये एक्शन हो गया, रिएक्शन आपको पता है यहाँ पे 6 EI delta upon S square, that is the reaction. यहाँ पे रिएक्शन आपकी डेल्टा अपॉन L स्क्वायर, यहाँ पे मोमेंट 0, यहाँ पे मोमेंट आपसे तो ऐसे इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही इजी, सारे करके इससे क्वेश्चन लिखना है. बाकी अभी और कोई होंगे तो देखना आप, ठीक है, जैसे अगर होंगे कोई तो देखना, मैंने कुछ इस तरह क्वेश्चन मैंने सारे करवा दिए.
तो करिए एक बार। मोमेंट शुरू में टोटल मोमेंट पूछेगा, दोनों को ऐड करना, अलग अलग मोमेंट आएंगे। टोटल मोमेंट पूछेगा तो पहले की निकालो, कोई चीज नहीं करना। ठीक है, लास्ट टॉपिक इसका हेडिंग डालना इस वाले पोर्शन का, लास्ट में फिर एसटीएम बचता है यहाँ से। देयर विल बी हेडिंग डालना डायरेक्शन ऑफ स्वे, मतलब ऐसे लिखो तो डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ स्वे, आप पूरा हेडिंग डाल दो। क्वेश्चन मार्क लगा, चाहे क्वेश्चन भी नहीं पूछे गए, डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ स्वे, इससे इन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये भी चीजें ध्यान रखनी है। एग्जाम में कुछ रूल्स हैं जिनके बेस पे आपका स्वे अगर करता है कहीं पे भी, ठीक है, अगर वो रूल अगर आपको पता है तो उस केस में आप बता सकते हो कि आपका जो स्वे है वो कहाँ साइड जा रहा है और हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, ये चीजें हम लोग इजीली पता लगा सकते हैं। उसके बाद तो सबसे पहला जो केस 1 है, ये आपका केस है। ठीक है, इसके अंदर लिखना केस 1। डीएम कितने से है? 5 6 5.5 5:30 से क्यों कोई और बना देते, मतलब कॉलेज वाले भी 5:30 में नहीं है, सब गए वो भाई। मुझे लगा सर, अरे सर वो कह रहे थे हाईवे दूसरे वाला गाड़ी जी पहले एक बार तो 5:30 कर रखा था ना, तो कह रहे थे कोई स्टूडेंट शायद वहां से आते हैं कार से कॉलेज वाले। हाँ, इनिशियल में आते थे। अच्छा, लास्ट है ना पीएम। आज बैठ के जाएगा। ठीक है, तो पहला केस आपका डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ स्वे में केस 1 आपका ये है जो फिगर मैंने यहाँ पे आपको बना रखा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इस फिगर की, इस फ्रेम की एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर आप चेक करें तो आपके देखिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपकी, ये आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपकी बन गया, दिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री।
एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यानी मैंने ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ क्यों करी है, इसका मतलब ये है, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो केस नंबर 1 यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है कि अगर कहीं भी स्ट्रक्चर में लोडिंग अगर आपकी सिमेट्रिकल होगी किसी एक्सिस के अराउंड, फ्रेम नहीं बोल रहा हूँ मैं, लोडिंग, ठीक है, अगर लोडिंग आपकी सिमेट्रिकल होगी किसी एक्सिस के अराउंड तो उस वाले फ्रेम में आपका कभी भी आपका स्ट्रे अकर नहीं करेगा, ठीक है। तो इफ एनी स्ट्रक्चर लोडिंग इज सिमेट्रिकल अबाउट इफ एनी एक्सिस देन इन दैट केस नो स्ट्रे अकर इन द फ्रेम, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे फ्रेम विल नॉट स्वे इन एनी डायरेक्शन, frame will not sway in any direction. Frame will not sway in any direction. इसको डायग्राम बना के ये लिख के कंक्लूजन लिखना है इसके नीचे, इसके राइट डाउन भी कर लेते हैं क्या इसका रूल है जिसकी वजह से ये आपका स्वे नहीं करेगा। हो गया, कंक्लूजन लिखिए इसके नीचे। if the structure if the structure if in the structure लिखना, the structure if in the structure end loading are symmetrical, if in the structure end loading are symmetrical then the frame will not sway in any direction, then the frame will not sway in any direction, ठीक है। ये हो गया पहला केस। अगर कभी एग्जाम में पूछे कि स्वे के बारे में क्वेश्चन आए तो देखना कि अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में अगर आपकी लोडिंग सिमेट्रिकल है तो उस केस में आपका कभी भी फ्रेम आपका स्वे करेगा नहीं, ठीक है। केस 2 अगला देखिएगा उसके बाद। केस 2 आपका केस है, दिस इज द केस ऑफ द प्योर स्वे, ये आपका प्योर स्वे का केस है। प्योर स्वे के केस में, प्योर स्वे मतलब क्या होता है, लोड सिर्फ और सिर्फ आपका किसी किसी जॉइंट पे लग रहा होगा और इस जॉइंट के लोडिंग की वजह से इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आएगा और बाकी कुछ भी रोटेशन आपका नहीं आना। देखते हैं अभी कैसे, ठीक है। यहाँ देखना है, यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे जब आप इसकी ड्यूरेटिव प्रोफाइल बनाओगे तो देखिए ये कुछ एंगल होगा यहाँ पे, जब आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे स्लोप जीरो एट दिस पॉइंट, सिक्स सपोर्ट सब्सिक्वेंटली इंक्रीज करेगा और यहाँ पे आपका स्लोप जाके अगेन इक्वल हो जाएगा जो आपका यहाँ पे था, ठीक है। एक तरफ से आपका यहाँ पे स्लोप आया ही नहीं जितना पहले था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिजिड जॉइंट में स्लोप नहीं होता है, मैं ये कह रहा हूँ कि रिजिड जॉइंट में आपका स्लोप चेंज ही नहीं हुआ, ठीक है। देन उसके बाद
A, ठीक है, दिस इज B, B डैश, दिस इज C एंड D। सिमिलर वे जब आप यहाँ पे बनाओगे तो यहाँ पे आपका ये स्लोप 0 और यहाँ पे जाते हुए अगेन आपका चेंज नहीं होगा स्लोप C डैश, ठीक है। तो स्लोप आपका यहाँ पे भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। जब आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए हर एक जॉइंट पे अगर हम इसमें एनालाइज करें, ठीक है, एट जॉइंट ए देखेंगे अगर हम इसको, एट जॉइंट ए, जब जॉइंट ए में देखोगे तो देखिए डेल्टा ए एच मतलब हॉरिजॉन्टल डिरेक्शन आपका 0 है, डेल्टा ए बी आपका 0 है और थीटा ए बी आपका 0 है एट जॉइंट ए, ठीक है। फिर सपोर्ट प्रॉपर्टीज पता है ना आपको। एट जॉइंट डी की हम बात करें तो सेम प्रॉपर्टी रहने वाली है यहाँ पे भी, एट जॉइंट डी, यहाँ पे भी आपका डेल्टा डी एच इक्वल टू 0, डेल्टा डी वी इक्वल टू 0 और थीटा डी यहाँ पे 0 रहता है कितने फिक्स सपोर्ट के केस में, ये भी पता है आपको, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं रिजिड जॉइंट में, एट जॉइंट बी, जॉइंट बी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका डेल्टा ए डेल्टा बी एच इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये कुछ ना कुछ आपका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है यहाँ पे, तो हॉरिजॉन्टल में डेल्टा बी एच तो है ही यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपका डेल्टा सी एच आएगा इस केस में, ठीक है। वो अलग बात है कि मेंबर हम लोग रिजिड कंसीडर करके चलेंगे और डेल्टा बी एच इक्वल टू डेल्टा सी एच हम कंसीडर करने वाले हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो कुछ ना कुछ है ना दोनों में। तो डेल्टा बी एच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं बात करूं डेल्टा बी वी, तो ये आपका 0 है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कुछ थोड़ी ना बी पे, और अगर थीटा बी की हम बात करें तो यहाँ पे ये भी 0 है, ये चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, एंगल चेंज नहीं हो रहा है, तभी मैंने इसको 0 कंसीडर कर रखा है, ठीक है, स्लोप एट बी, ठीक है। देन एट जॉइंट सी की हम बात करें, एट जॉइंट सी, तो जॉइंट सी में भी डेल्टा सी एच आपका नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा सी वी इज इक्वल टू 0 और थीटा सी इज इक्वल टू 0 इन केस ऑफ द जॉइंट सी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो वो क्या रहा है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ आपके मेंबर में डेल्टा बी एच और डेल्टा सी एच ही अगर कर रहा है, जो कि आपस में इक्वल है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्योर स्फीयर की कंडीशन, ठीक है। जहां पे सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, दो ही हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, इसके अलावा पूरे के पूरे बीम में कोई डिस्प्लेसमेंट कहीं से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसे समझ में आया सबको। तो यहाँ पे आपका डेल्टा बी एच इक्वल टू डेल्टा सी एच है, ठीक है, बिकॉज मेंबर्स इनएक्सटेंसिबल, मेंबर इनएक्सटेंसिबल, ठीक है। साथ में अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कहां की ओर स्वे कर रहा है, तो आप ये भी बता सकते हो कि ये आपका राइट की ओर स्वे कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फ्रेम स्वेज टुवर्ड्स राइट, फ्रेम स्वेज टुवर्ड्स राइट, राइट की ओर आपका ये फ्रेम स्वे कर रहा है इसलिए, ठीक है, क्लियर सबको। तो ये इजी सा केस है आपका स्वे का, ठीक है, प्योर स्वे का। कभी जॉइंट में लोड लगा के दे दे, स्वे भी हो प्योर स्वे भी हो, तो ध्यान देना प्योर स्वे लगा देना आंसर ऑप्शन में, ठीक है ना, अच्छे से देख लेना पहले पढ़ के ऑप्शन। सिंपल सा वे, प्योर स्वे का मतलब है नो रोटेशन टेक्स प्लेस।
कैमरे का एंगल ऐसे बना रखा है कि मैं कभी दिखता ही नहीं उसके अंदर। टीचर रिकॉर्डिंग में वही देखता पर मुझे लगा कौन है टीचर क्या पढ़ाने वाला, आवाज तो आ रही है कहीं से। जैसे जब लिख रहे होंगे तभी दिखते होंगे बैक साइड से, फ्रंट में कभी दिखता ही नहीं। थोड़ा सा सेटअप यहाँ से ऐसा साइड पे होता है, एंगल पूरा दिखता है उसको। ये हो गया सबका। इसमें कंक्लूजन लिखना एक बार, जैसा कल से क्लास को बतानी पड़ेगी मुझे यहाँ पे समझ नहीं लगी। इसमें लिखिएगा इफ एनी फ्रेम स्वेज, कंक्लूजन लिखिएगा इसमें, इफ एनी फ्रेम स्वेज ड्यू टू द लोडिंग acting at joint only, due to the loading acting at joint only, then it is called pure sway. Then it is called pure sway. ठीक है, ये हो गया आपका केस 2। अब आते हैं केस 3 में। नेक्स्ट इज योर केस 3। जब केस 3 में देखोगे आप तो लेट अस कंसीडर ये कोई फ्रेम है, आई 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 एंड लेंथ किलोमीटर पर मीटर। ठीक है, अब जरा देखिएगा अब इस केस में क्या है। इस केस में आपका क्या है, फ्रेम में लोडिंग तो सिमेट्रिकल है। अभी भी अगर आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो लोडिंग सिमेट्रिकल है, लेकिन इस केस में फ्रेम सिमेट्रिकल नहीं है। क्या ये फ्रेम नहीं करेगा? करेगा, करेगा। कहां की ओर करेगा? कोई सोचो थोड़ा, कहां की ओर करेगा? इधर उधर तो ठीक है, लेकिन क्यों राइट की तरफ क्यों? इनकी वजह से क्या होगा, एक रिएक्शन कम हो जाएगी, कोई रिएक्शन जो रिएक्शन फर्स्ट करेंगे यहां पे भी। सही कह रहे हो, राइट की ओर जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन मतलब क्यों? क्या होगा? टेक्निकली आंसर पूछ दिया तो फिर क्या बताओगे? इंटरव्यू पूछ दिया आपसे मोमेंट जीरो तो फिर मोमेंट जीरो होगा तो सिंपल सपोर्टेड एंगल आपका क्या होता है? देखो सबसे बड़ी चीज होती है जो इस स्वे को सबसे एक जो चीज आपकी डिफाइन करती है ना, वो होती है स्टिफनेस। ठीक है, अगर इन दोनों कॉलम की स्टिफनेस देखो तो किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी? ऑब्वियस सी बात है, फिक्स वाले सपोर्ट की स्टिफनेस ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, जब इनको आप अलग अलग ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और जिसकी स्टिफनेस कम होगी वो कॉलम क्या होगा? वीक होगा, नहीं होगा? अगर वो वीक होगा तो ऑब्वियसली बात है इसी के टुवर्ड्स तो आपका क्लियर अगर करेगा, है ना। तो पहला वाला कॉलम देखिए, ये पहला कॉलम आपका फिक्स है, ठीक है, और दूसरा वाला कॉलम आपका हिंज है यहाँ पे, ये कर रखे इन्होंने यहाँ पे हिंज। ठीक है, इस पॉइंट पे इन्होंने हिंज कर रखा है। अगर रिजिड जॉइंट से इसका डिफ्लेक्टेड शेप आप ड्रॉ करोगे, यहाँ से ड्रॉ करोगे डिफ्लेक्टेड शेप, तो यहाँ पे आपका रोटेशन कुछ एंगल होगा और जाएगा ये सब्सिक्वेंटली टू 0। ठीक है, और इस केस में आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल होगा और ये एंगल आपका 0 नहीं होने वाला, आपका ये जाएगा यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। ठीक है, तो दैट इज बी, ये पॉइंट आपका सी। नाउ टू मेक द स्लोप 1, ठीक है,
टू मेक द स्लोप 1, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 1 बनाना आपको, यहाँ पे भी थीटा इक्वल टू 1 बनाना आपको, ठीक है। तो स्लोप ए करने के लिए जो स्टिफनेस मोमेंट रिक्वायर्ड टू मेक द स्लोप 1 इक्वल टू, इस केस में स्टिफनेस इक्वल टू यहाँ पे होती है 4 EI/L, 4 EI/L। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके जैसे 3 EI/L। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपका जो कॉलम दूसरा वाला है, जो ये कॉलम है, ये वाला कॉलम आपका वीकर है एज कंपेयर टू द फर्स्ट कॉलम, ठीक है। एज कंपेयर टू द फर्स्ट कॉलम आपका दूसरा कॉलम वीकर है। तो ये कॉलम वीक होने की वजह से आपका जो लोडिंग है, लोडिंग की वजह से जो फ्रेम स्वे करेगा वो आपका राइट साइड के ऊपर है, ठीक है। पहला ये कांसेप्ट है। ये दूसरा कांसेप्ट क्या लगा सकते हो आप यहाँ पे, दूसरा कांसेप्ट क्या लगा सकते हो, दूसरा कांसेप्ट अगर आप सोचो यहाँ पे, तो कौन सा, दोनों साइड ए और बी फिक्स मान लो और सी और डी, तो इसको आप करो दूसरा कांसेप्ट और कोई है तो इसमें आपका क्या हो सकता है। वन साइड फिक्स एंड वन साइड लीन है ना यहाँ पे। अगर इसकी इफेक्टिव लेंथ में बोलूंगा कितना, L/√2 होती ना, और इसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी होती है, L, यानी L इफेक्टिव ऑफ AB इज लेस देन L इफेक्टिव ऑफ CD, है ना। तो यानी L इफेक्टिव ज्यादा होने का मतलब क्या है, कॉलम आपका वीक है ना, लोड कैरिंग कैपेसिटी कम नहीं हो जाती है L इफेक्टिव बढ़ने से। पाई स्क्वायर EI अपॉन, तो आपका लैम्डा इक्वल टू पाई स्क्वायर EI अपॉन क्या था वो, जो भी यूलर फार्मूला क्या था, पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर, ठीक है। L इफेक्टिव का स्क्वायर, यानी L इफेक्टिव बढ़ेगा लेकिन लोड कैरिंग कैपेसिटी घटेगी। तो इसका मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसकी आपकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कम होगी एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। यूलर फार्मूला अदरवाइज स्टिफनेस से लगाओ, कोई भी कांसेप्ट आप लगा सकते हो, ठीक है, जैसे आपको समझ में आता है। इसको बना के फिर कंक्लूजन लिखिएगा इसका, ठीक है, पहले इसको बना लो। BM 5:30 मैसेज आ रखा था मुझे। यहाँ पे लिख देना, इसके बगल में लिखना फ्रेम स्वेज टुवर्ड्स राइट, पहले लिख लो, फिर इसके बाद कंक्लूजन राइट डाउन करना ये बनाने के बाद। इसमें लिखना पहले फ्रेम स्वेज टुवर्ड्स राइट, लिखा नहीं है मैंने। फ्रेम स्वेज टुवर्ड्स द राइट, ठीक है। कंक्लूजन लिखिए इसका, इसके नीचे, if loading is symmetrical, if loading is symmetrical and frame is not symmetrical, and frame is not symmetrical, then the frame then the frame then the frame sways towards weaker column
then the frame sways towards weaker column that is the column having less stiffness factor. In this case, column CD is weak. So the frame sways to the right. ओके, नेक्स्ट उसके बाद आखिरी केस, कौन सा केस नंबर 4। केस नंबर 4 में जो आपका है यहाँ पे that will be now frame will be symmetrical। अब इस केस में लोडिंग सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है, फ्रेम आपका सिमेट्रिकल रहने वाला है यहाँ पे। अभी आपका लोड यहाँ पे एक्ट कर रहा है, दैट इज बी फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे एक्ट कर रहा है लोड, तो लोड आपका एक्ट कर रहा है यहाँ पे ए बी ए ए लोड बी ए, ये आपका है फ्रेम। यानी इस केस में है क्या, इस केस में आपका लोडिंग तो सिमेट्रिकल, सॉरी स्ट्रक्चर तो सिमेट्रिकल है, लेकिन अब लोडिंग सिमेट्रिकल नहीं है। तो किसी अबाउट पॉइंट के अबाउट देखोगे, सेंटर के अबाउट देखोगे इसको, तो इस केस में आपकी लोडिंग सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है। तो इस वाले केस में राइट की ओर जा रहा होगा, फिर ना देखिए आपको सीधे राइट आ गया जॉब एग्जाम में, तो आ गया नहीं लगा राइट, लेफ्ट लग रहा है राइट से बोल रहा हूं। सॉल्यूशन देखो, इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में क्या करना है, जिस साइड मतलब किसी सेंटर के अबाउट आप क्या लगाइए, कट लगाइए यहाँ, ठीक है, ये सेंटर के अराउंड आप क्या करिए, अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे कट लगाइए, और जो लोडिंग वाला प्रोफाइल है उस प्रोफाइल को पकड़ लीजिए, और उसके बेस पे डिपेंडेंट सेव आप पता चल जाएगा आपको कहाँ की ओरिएंटेशन हो रहा है, तो वही साइड आपका फ्रेम स्वे करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोडिंग सिमेट्रिकल नहीं है, तो आपने क्या करा, सेंटर पे कट करा, तो राइट साइड वाला पोर्शन कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। जैसे राइट साइड वाले पोर्शन की मैं बात करूं, तो ये आपका राइट साइड का पोर्शन है, इसका पोर्शन टुवर्ड्स द राइट, ठीक है, और यहाँ पे आपका लोडिंग अप्लाई होगी, ठीक है, ये आपकी लोड कर रहा है, दिस इज द लोड, ठीक है। अब जो डिफेक्टेड कर्व इस वाले का बनेगा, काटने के बाद जो सीडी वाला जो पोर्शन मैंने ले रखा है, और जो लोडिंग वाला ले रखा है, मतलब पूरा पोर्शन मैंने आधा, इसका जो डिफेक्टेड कर्व बनेगा वही आपका स्वे की डायरेक्शन होने वाली है। इस केस में स्वे होना तो डन है इस केस में, क्योंकि आपका लोडिंग अनसिमेट्रिकल है, तो स्वे होना डन है, स्वे नहीं रुकेगा। लेकिन स्वे किस साइड होगा एग्जाम में वो पूछेगा आपसे, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, देखो ये वाला जो मेंबर लोड यहाँ पे लग रहा है, तो नीचे से आने की कोशिश करेगा, ये नीचे आएगा, अगर ये नीचे आएगा तो ये डिफेक्टेड कर्व जो आपका बन के आएगा, नीचे आने का मतलब है कि यहाँ पे जो कर्व बनेगा, एक तो ये जीरो हो गया यहाँ पे, दैट इज जीरो, और ये यहाँ गया, और ये नीचे चला गया, ठीक है, तभी तो नीचे आएगा ना ये डिफेक्टेड कर्व। तो इसका मतलब ये कहाँ की ओर स्वे कर रहा है, लेफ्ट की ओर। फ्रेम कहाँ की ओर आया, लेफ्ट की ओर, ये स्वे हुआ, तो नीचे की ओर दबाया इसमें, तो फ्रेम आपका इधर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रेम स्वेज टुवर्ड्स लेफ्ट, फ्रेम स्वेज towards left।
करेंगे आगे, ठीक है। इसमें लिखिएगा कंक्लूजन, राइट डाउन करिए इसका कंक्लूजन लिखिए। इफ द फ्रेम इज सिमेट्रिकल, if the frame is symmetrical, if the frame is symmetrical and loading is not symmetrical, and loading is not symmetrical, loading is not symmetrical, then cut the frame, then cut the frame at center, cut the frame at center, cut the frame at center and check the deflection, and check the deflection of the cantilever frame, cantilever frame in the same direction, in the same direction, the frame also sway. In the same direction, the frame also sway. ठीक है, तो सिंपल सा तरीका है। ये आपके स्वे से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनमें से कोई भी, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन आया। इससे पहले आपके बेसिक क्वेश्चन तो जरा देख के आप बताइएगा कि ये फ्रेम आपका कहाँ की ओर स्वे कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका एमडीएम कंप्लीट, ठीक है। कल से स्टार्ट करेंगे, कल कर देंगे एसटीएमटी कंप्लीट। स्लो रिवीजन मेथड छोटी सी मेथड है, कुछ नहीं है अपने आप का ज्यादा, ठीक है। थोड़ा सा है क्वेश्चन जितना उतना कर लेंगे हम। कहाँ क्यों करेगा, नहीं करेगा स्वे, क्यों? पेन कहाँ सिमेट्रिकल दिख रहा है आपको? काटो जरा पेन को, देख लेते सिमेट्रिकल देखिए मेरे क्या इस बार बच गया। फ्रेम को कट करो ना, फ्रेम काटने के बाद सिमेट्रिकल कहाँ से दिख रहा है आपको? कौन से एंगल से फ्रेम सिमेट्रिकल, कहाँ से काटा आपने फ्रेम को? ऊपर वर्टिकल तो नहीं काट दिया? फ्रेम को उसके डायरेक्शन में काटो ना। देखो सिमेट्रिकल है फ्रेम, फ्रेम सिमेट्रिकल नहीं है तो स्वे तो करेगा ना। कट करो जरा यहाँ पे, ये कट कर दिया यहाँ पे, जैसे मैंने इसको ये कहीं पे भी कट करो सिमेट्रिकल दिख रहा है फ्रेम आपको, कहीं पे भी वर्टिकल में कट करके लग रहा होगा सिमेट्रिकल, एक एक्सिस के अराउंड तो सिमेट्रिकल नहीं है, कट कर दिया तो मान लिया सिमेट्रिकल है इसके अराउंड। लेकिन सिमेट्रिकल होने के बाद भी आपका ये स्वे करेगा फ्रेम आपका, ठीक है, क्योंकि कैंटिलीवर एंड बन रहा है ना ऊपर की ओर, ऊपर की ओर तो कैंटिलीवर एंड फिर भी बच ही रहा है आपका, ठीक है। आपका फ्री एंड तो ये हो गया, लेकिन कैंटिलीवर एंड काटने के बाद ऊपर बच तो रहा है, ठीक है। तो अगर एक एक्सिस के अराउंड देखो ना, तो जिस एक्सिस के अराउंड आपका स्वे हो सकता है, ठीक है। पॉसिबल एक्सिस देखिए कौन सी है, ये वाली एक्सिस है ना जो मैंने काट रखा है इससे पहले, ठीक है। ये एक्सिस आपकी कौन सी है जिस एक्सिस के अराउंड यहाँ पे स्वे अकर कर सकता है। अगर इसके अराउंड काटोगे तो स्ट्रक्चर आपको सिमेट्रिकल दिख ही नहीं रहा है। देखो फ्रेम स्वे नहीं हो रहा, तो फ्रेम स्वे नहीं होने का मतलब क्या है, सेंटर लाइन से उसको कट करो, और सेंटर लाइन से कट करने के बाद चेक करो कि आपका ये फ्रेम कहाँ की ओर स्वे कर रहा है। सेंटर लाइन से कट करके इस साइड जाना जिससे समझ में आएगा, मतलब ना जो साइड पकड़ना जिससे आपको समझ में आएगी यहाँ से कट करने में राइट जा रहा है लेफ्ट जा रहा है, ठीक है। राइट डन, लॉक कर दिया जाए, ठीक है। देखते हैं इसमें, देखिए सिंस द फ्रेम इज नॉट सिमेट्रिकल, since
ये एक्सिस के अराउंड अगर कट लगा आपका फ्रेम सिमेट्रिकल आ रहा तो इसका मतलब ये है कि अपवर्ड वर्क डाउनवर्ड तो इसमें आपका डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये वाली एक्सिस पे इसके अराउंड चेक करोगे तो नॉन सिमेट्रिकल हो गया ना स्ट्रक्चर आपका। तो सिंस द फ्रेम इज नॉट सिमेट्रिकल सो फ्रेम स्वेज, फ्रेम स्वेज, ठीक है। फ्रेम स्वे तो कर ही है, ठीक है। आप क्या करिए, कट लगा दीजिए यहाँ पे फ्रेम में, कहीं यहाँ पे कट लगा दीजिए, ये कट लगा दिया मैंने फ्रेम। मैं कंसीडर कर रहा हूँ लेफ्ट वाला, राइट वाले से करूंगा थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता हूँ, मैं लेफ्ट पे कंसीडर कर रहा हूँ जिससे मुझे प्योर क्लैरिटी मिले कि ये फ्रेम आपका जा कहाँ है, ठीक है। कभी राइट, कभी ऐसी कंडीशन आती है कि आपको लगे कि यहाँ से मुझे नहीं पता चल रहा कि फ्रेम आपका जा कहाँ रहा, तो इसका मतलब आप सीधे क्या करिए, दूसरे वाली साइड में जाइए, तो क्या पता वहां से आपको क्लैरिटी मिले, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये लोडिंग लगा दी है यहाँ पे इन्होंने, ये जब लोडिंग लगा दी यहाँ पे दिस इज W किलोमीटर पर मीटर, ठीक है। यही फ्रेम है कट होने के बाद बचा हुआ ए बी, ये आपका फ्रेम है कट होने के बाद। तो इसका मतलब क्या है कि जो बी वाला पोर्शन है ये जाएगा नीचे की ओर, है ना। ये बी वाला पोर्शन ऐसे नीचे की ओर जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ से जो डिफलेक्शन आपका निकल के आएगा दैट डिफलेक्शन विल बी लाइक दिस, आगे से ठीक है। तो इसका मतलब आपको क्या दिखा कि फ्रेम आपका राइट की ओर जा रहा है इस केस में, ठीक है। तो जब इसकी रिलेटेड प्रोफाइल आप यहाँ पे बनाओगे पूरे फ्रेम की, तो पूरे फ्रेम की रिलेटेड प्रोफाइल जो आपकी बन के आएगी दैट प्रोफाइल विल बी लाइक दैट, ठीक है। यहाँ से आपका फ्रेम आया, ये इधर पे गया, देन उसके बाद यहाँ से आपका आगे की ओर गया ये, उसके बाद सब्सिक्वेंटली यहाँ से ऊपर की ओर जाते हुए यहाँ 0 चल गया, ठीक है। ये आपके फ्रेम में डिफलेक्शन कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है ना। तो जब आप देखोगे प्योर एकदम बनानी अच्छे से थोड़ा बना लेना आप लोग यहाँ पे, लेकिन इतना नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी है प्रोफाइल आपकी ऑलमोस्ट ये बनेगी, रफ प्रोफाइल जैसे मैंने बना दी यहाँ पे, ये प्रोफाइल बनेगी, ठीक है। और जो डिफ्लेक्शन आपका अगर कर रहा, ये डिफ्लेक्शन बी आपका पहुंच गया बी डैश पे, ये आपका चले गया बी डैश पे, और जो सी वाला पॉइंट था ये चले गया आपका सी डैश पे, ठीक है। सी वाला पॉइंट यहाँ पे चले गया आपका सी डैश पे। अगर आप यहाँ पे स्लोप चेक करेंगे तो स्लोप देखिए थीटा बी, दिस इज थीटा बी एंड दिस इज थीटा सी। अगर आप यहाँ से देखोगे स्लोप आपका ये थीटा सी, तो थीटा बी इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ माइनस ऑफ थीटा, दोनों की डायरेक्शन आपकी अलग अलग, ठीक है। एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, माइनस लेते हैं, ठीक है। थीटा बी थीटा सी, तो फ्रेम आपका राइट की ओर स्वे कर रहा है इस रिलेटेड प्रोफाइल के तौर पे आपको दिख रहा है। तो एग्जाम में आपका यही पूछने वाला है, तो यहाँ पे आप बोलना फ्रेम स्वेज टुवर्ड्स द राइट, इसमें लिखना फ्रेम ठीक है। फिर दिक्कत किसी को इजी सा ही आपका ये है, इसमें अगर आपको दिख जाए कि फ्रेम आपका राइट की ओर स्वे कर रहा है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का पूरा टॉपिक की पार्ट ही कंप्लीट हो गया है आपका, ठीक है। लास्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड आपकी जो कि है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, कल डिस्कस करेंगे इसको हम लोग, ठीक है ना। सर इसको भी कंप्लीट ऑलमोस्ट देखेंगे, शायद हो जाएगी कल कंप्लीट, परसों अप्रोक्सीमेट मेथड्स, और आपका ये पूरा का पूरा पोर्शन निपट जाएगा।